स्वागत है आप सभी का शकुंतल एकेडमी में। मैं आशुतोष मिश्रा आज एक नए सब्जेक्ट के साथ द सब्जेक्ट इज जियोग्राफी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एनसीईआरटी से क्लास 6 की एनसीईआरटी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम लोग इंडियन जियोग्राफी देखेंगे और उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी देखेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एग्जाम में गेन कर सकें। तो हमारा जो सब्जेक्ट है क्लास 6 की जियोग्राफी, पृथ्वी हमारा आवास, ये बुक का नाम है। और जो हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ये जो सौर मंडल है ये होता क्या है, तो सौर मंडल समझने के लिए हमें समझना है कि ये सौर क्या होता है और मंडल क्या होता है। सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर और मंडल। सौर प्राचीन रोमन कहानियों में सूर्य को सोल कहा जाता था, वहां से इस शब्द को उठाया गया है और उसी से बना है सौर। अर्थात जो सूर्य से संबंधित है वो सौर है और मंडल है सदस्यों का समूह। सूर्य के सदस्यों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के सदस्य कौन से हैं, तो उनके सदस्यों की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे ताकि हमें सूर्य के सदस्यों के बारे में कायदे से जानकारी प्राप्त हो सके, सौरमंडल को हम कायदे से समझ सकें। तो आपने सूर्यास्त के बाद चमकीली वस्तुओं को आकाश में देखा होगा। ये समस्त चमकीली वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग आकार में होती है। आपने देखा होगा कुछ छोटी कुछ बड़ी, साथ ही कुछ ज़्यादा चमकदार कुछ धुंधली आपको दिखाई पड़ती होंगी। तो आकाश में चमकने वाले ये जो समस्त वस्तुएं होती हैं, इन समस्त वस्तुओं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। और एनसीईआरटी ने जो परिभाषा दी है उसने बताया कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो इससे क्लियर हुआ कि समस्त चमकदार वस्तुएं जो आकाश में चमक रही हैं वो खगोलीय पिंड हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो समस्त चमकदार वस्तुएं होती हैं ये मानवों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्योंकि मानवों का स्वभाव जिज्ञासु प्रकार का होता है। वो जानना चाहते हैं कि ये चमकदार वस्तुएं हैं क्या। तो ऐसे समस्त व्यक्ति जो इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, इनकी गतियों का अध्ययन करते हैं, वो खगोल शास्त्री कहे जाते हैं और इस विज्ञान को हम खगोल विज्ञान कहते हैं। आकाश में जो ये खगोलीय पिंड हमें दिखाई पड़ते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं, जिसमें अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, जिसका वो लगातार बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते रहते हैं, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे समस्त खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। और हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटी होती हैं जो तारे के परिभाषा के अंदर अंतर्गत आती हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि जब सूर्य चमकता है तो और सारे खगोलीय पिंड कहां चले जाते हैं, क्या वो गायब हो जाते हैं? तो इसका सीधा सा कारण है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी किसी और खगोलीय पिंड की तुलना में नजदीक है। इसलिए जब सूर्य चमकता है तो बाकी सारे खगोलीय पिंडों का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, या ये कह सकते हैं कि उनके प्रकाश के आगे दूसरे खगोलीय पिंडों का प्रकाश हमें नहीं दिखाई पड़ता। क्लियर है? वेरी गुड। और हम देखते हैं कि ये जो तारे हैं, ये तारे किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। इंडिविजुअल चमकते हैं, इंडिविजुअल होते हैं या किसी समूह में होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है। तो एनसीईआरटी ने हमें परिभाषा दे रखी है नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल में बताया गया है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर किसी एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि अर्सा मेजर क्या है या बिग बियर क्या है, तो मुझे उम्मीद है बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे
और इसका सही उत्तर ढूंढने में असमर्थ रहेंगे। तो हमारा क्लियर है इधर की अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही एक पार्ट है, तारों का एक समूह है। आपने आकाश में सप्त ऋषि मंडल को देखा होगा, बचपन सामान्य गुजरा होगा, छतों पे सोए होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो मुझे भरोसा है कि आपने सप्त ऋषियों को देखा होगा। आकाश में चमकते 7 तारों का एक समूह। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं जो अब तारे के रूप में चमक रहे हैं। एक्चुअल में ये अर्सा मेजर के पार्ट हैं। और अगर ये जो आपको तारे दिख रहे हैं सप्तऋषि के, अगर उसके पृष्ठभाग से, पूंछ वाले भाग से एक सीधी रेखा उत्तर दिशा की तरफ काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एकदम उत्तर में हमें ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है। इस ध्रुव तारे से प्राचीन समय में लोग दिशाओं का अनुमान लगाते थे कि अगर ये उत्तर दिशा है तो पूर्व और पश्चिम कौन सा होगा। इवन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि आप रात के समय में ध्रुव तारे को देख रहे हैं, आपको पूर्व दिशा में जाना है, आप किस हाथ के साइड में जाएंगे। क्लियर है? गुड। मैंने आपको बताया कि खगोलीय पिंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने तारे की परिभाषा देखी। अब हम ग्रह की परिभाषा देखते हैं कि एनसीईआरटी ग्रहों की परिभाषा किस प्रकार दी हुई है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब ये जो ग्रह है, ये अंग्रेजी का एक शब्द है प्लैनेट। इसे अंग्रेजी में हम प्लैनेट बोलते हैं। और ये ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई 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 क्लियर है? प्लैनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसका आशय यह है कि ये जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो चक्कर लगाते हैं, ये एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, उसी पे चक्कर लगाते हैं। और उस दीर्घ वृत्ताकार पथ को हम लोग कक्षा बोलते हैं। और ये जो ग्रहों का चक्कर होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम परिक्रमण बोलते हैं। और दूसरा अपने अक्ष पे घूर्णन, अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ग्रहों का घूर्णन बोलते हैं। ग्रहों का घूर्णन अर्थात अपने अक्ष पे चक्कर लगाना, ग्रहों का परिक्रमण अर्थात दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना। तो हम पहुंच गए अपने टॉपिक पे, सौरमंडल पे। सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी के अनुसार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनकी दूरी के हिसाब से ये कितनी दूर हैं, क्या इनके पास उपग्रह है कि नहीं। उपग्रह का आशय यह है कि ऐसे समस्त खगोलीय पिंड जो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जिस प्रकार से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य से जो सबसे नजदीक है वो है बुध। बुध 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो 88 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। साथ ही 59 दिन में अपने अक्ष पे वो घूर्णन कंप्लीट करता है। बुध के बाद हमारा आता है शुक्र। शुक्र 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो 255 दिनों में एक पूरा चक्कर सूर्य का अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाता है। और अपने अक्ष पे घूर्णन इसका 243 दिन का है। और तीसरी जो ग्रह है वो है पृथ्वी, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे जीवन है, वो पृथ्वी है। सूर्य से उसकी दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है।
ये 365 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाती है। 365 दिन का इसका एक पूरा साल होता है। 365 दिनों में सूर्य का एक पूरा परिक्रमण पूरा करती है और 24 घंटों में अपने अक्ष पर एक घूर्णन कंप्लीट करती है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल, जो कि 228 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। 687 दिन का इसका एक साल होता है, अर्थात 687 दिन में ये सूर्य का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन ये एक दिन में कंप्लीट करता है। इसके पास 2 उपग्रह हैं और पृथ्वी के पास हमारे एक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। और इसके बाद मंगल के बाद आपने छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े देख रहे होंगे, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये कभी ग्रहों के ही पार्ट रहे होंगे, लेकिन किसी विस्फोट के बाद से ये छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गए और ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर ही चक्कर लगाते हैं और इन समस्त छोटे छोटे पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह का नाम देते हैं। क्षुद्र ग्रह के इनर साइड में 4 ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह के आउटर साइड में 4 ग्रह हैं। तो इसे हम इनर प्लैनेट, जो अंदर हैं ये वाले, उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं और इनको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर प्लैनेट कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए, या आउटर प्लैनेट कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों के बाद हमारा जुपिटर आता है, जिसे हम लोग बृहस्पति बोलते हैं। ये 778 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। लगभग 12 साल में एक पूरा चक्कर सूर्य का लगाता है, 11 साल 11 महीने, जिसे हम 12 साल बोलेंगे। और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 9 घंटे 56 मिनट 10 घंटा कह सकते हैं चक्कर लगाता है। और इनके पास 16 उपग्रह होते हैं, या 16 उपग्रह इनके पास हैं। बृहस्पति के बाद हमारा शनि, जो सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर दूर, 29 साल 5 महीने में, पृथ्वी के 29 साल 5 महीने में एक पूरा चक्कर ये सूर्य का लगाता है। साथ ही 10 घंटे 40 मिनट का ये अपने अक्ष पे एक घूर्णन कंप्लीट करता है और इसके पास 30 से अधिक उपग्रह हैं। शनि के बाद यूरेनस 2869 मिलियन किलोमीटर दूर। ये पृथ्वी पे जब 84 साल होते हैं तब ये सूर्य का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है और 17 घंटे 14 मिनट पर एक पूरा घूर्णन कंप्लीट करता है। इसके पास 17 उपग्रह हैं। नेपच्यून 164 साल, पृथ्वी पर जब 164 साल होते हैं तब इसका एक साल होता है, अर्थात तब यह सूर्य का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। सूर्य से दूरी इसकी 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके पास 8 उपग्रह हैं और ये 16 घंटे 7 मिनट पे एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पे लगाता है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। आप यहाँ पे शनि को देख रहे होंगे कि शनि के चारों तरफ एक छल्ला बना हुआ है। यह छल्ला केवल शनि पे ही नहीं होता, ये बृहस्पति और यूरेनस पर भी पाया जाता है, जो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां होती हैं। पृथ्वी से हम इन छल्लों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हम किसी शक्तिशाली दूरबीन से देखते हैं तो हमें ये छल्ले बड़े आसानी से दिखाई पड़ते हैं। तो आज शायद आपका क्लियर हुआ होगा कि ये जो पट्टी है, ये जो छल्ला है, ये सिर्फ शनि पे ही नहीं अपितु जुपिटर और यूरेनस पर भी पाया जाता है। हम याद करने की कोशिश करते हैं कि इन ग्रहों को हम कैसे याद करें। तो आप दिन के हिसाब से याद करिए, दिन से शुरुआत करिए। आप पहला दिन मान लीजिए बुधवार, तो बुधवार को हम बुध ग्रह मानेंगे और अगला दिन हम छोड़ देंगे। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा, उसे हम ग्रह ना मान के उसे छोड़ देंगे और शुक्रवार को हम लेंगे। इसका आशय यह है कि हम एक दिन छोड़ते हुए चलेंगे और हमारे ग्रहों के नाम अपने आप आते जाएंगे।
जैसे कि बुधवार से बुध ग्रह, बृहस्पति को छोड़ दिया हमने, शुक्रवार आ गया शुक्र ग्रह, शनिवार को छोड़ दिया रविवार आ गया, रविवार छुट्टी का दिन होता है, हम एंजॉय करते हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी आ गई। सोमवार छोड़ दिया मंगलवार आ गया मंगल ग्रह, बुधवार छोड़ दिया बृहस्पतिवार आ गया बृहस्पति ग्रह, शुक्रवार छोड़ दिया शनिवार आ गया शनि ग्रह हो गया, और इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून की बातें होंगी। ये तो हमारी सौरमंडल के ग्रह हो गए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लोग के टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे 6ठी 7वीं क्लास में, तो ये 9 ग्रह हुआ करता था। उसमें एक ग्रह था प्लूटो, जिसे यम हिंदी में कहा जाता था। लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया। तब से हम सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। कक्षा की परिभाषा मैंने आपको बताई दी, क्षुद्र ग्रह मैंने बता दिया। पृथ्वी ये सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और इस पे हम लोग रहते हैं। इसकी परिभाषा जो एनसीईआरटी में दी गई है वो ये है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को हम भूआभ कहते हैं। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसी कारण से इसे हम सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहते हैं। अर्थात कि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु भी पाया जाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम सांस लेते हैं, तो वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें यहाँ पाई जाती हैं, जो वायु में मौजूद है। इन्हीं सभी कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नीला ग्रह हम पृथ्वी को ही कहते हैं। उपग्रह की परिभाषा मैंने बताई थी आपको। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। शुरुआत में जब मैंने आपको खगोलीय पिंड बताया कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो मैंने बोला कि कुछ उसमें हमें बड़े आकार के चमकीले वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। साइज में बड़ी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा वैसे तो हमारी पृथ्वी का 1/4 है, 1/4 भाग है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से इतना नजदीक है कि हमें साइज में ये किसी और खगोलीय पिंड की तुलना में बड़ा दिखाई पड़ता है। ये हमसे करीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये 27 दिनों में अपना एक पूरा चक्कर, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, और इतने ही दिनों में ये एक घूर्णन, अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है वो भी कंप्लीट करती है। इस वजह से चंद्रमा का हमें हमेशा एक ही पार्ट दिखाई पड़ता है, दूसरा पार्ट दिखाई नहीं पड़ता है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी ने चंद्रमा का एक दिन करके एक कविता लिखी है। उसमें चंद्रमा अपनी माँ से अपने लिए कपड़े के बारे में कहते हैं कि माँ मुझे बड़ी ठंडी लगती है, मुझे कपड़ा चाहिए। और माँ ने उन्हें जवाब दिया कि तेरा आकार बेटा अलग अलग प्रकार का है, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी कि किस आकार का तुझे मैं कपड़ा दूं। तो चंद्रमा ने जो रिप्लाई दिया था, कभी आप गूगल करके वो कविता पढ़िए, तो उस रिप्लाई में ही हमें पता चल जाएगा कि चंद्रमा का ये जो आकार है ये अलग अलग क्यों दिखाई पड़ता है। बहुत प्यारी कविता। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। नील आर्मस्ट्रांग साहब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे, जो सबसे पहले जब अपोलो चंद्रमा पर गया था 29 जुलाई 1969 को, इन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा की धरती पे, चंद्रमा की जमीन पर, चंद्रमा की मिट्टी पर रखा था। नील आर्मस्ट्रांग साहब के साथ एडविन एल्ड्रिन भी गए हुए थे, और नील आर्मस्ट्रांग साहब ने पहले पैर रखा, उसके बाद से एडविन एल्ड्रिन ने।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन में नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और एक दो नाम दिए होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग साहब थे। बात हो रही थी चंद्रमा के आकार की। चंद्रमा आपने देखा होगा अलग अलग समय पे, अलग अलग दिन, अलग अलग आकार में। कभी कभी तो आपने चंद्रमा को देखा ही नहीं होगा, लेकिन जिस रात को आपने चंद्रमा को उसके पूर्ण आकार में देख लिया वो रात पूर्णिमा कहलाती है। जिस रात को आपने चंद्रमा को उसके पूर्ण आकार में पूरब साइड में निकला हुआ देख लिया वो पूर्णिमा कहलाती है, जो महीने में लगभग एक बार होता है। लेकिन चूंकि 27 दिन का इसका घूर्णन और परिक्रमण है, तो महीने में कभी कभी ये 2 बार भी हो सकता है। किसी महीने की 1 तारीख में अगर पूर्णिमा हो गया तो उम्मीद है कि उस महीने के 30-31 तारीख तक दोबारा पूर्णिमा फिर आएगा। लेकिन हम लगभग बोलेंगे कि लगभग महीने में 1 बार हमें पूर्णिमा दिखाई पड़ती है। उसके ठीक 15 दिन बाद, पूर्णिमा वाली रात से ठीक 15 दिन बाद आपको उस जगह पे कोई चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, एकदम से अंधेरा दिखाई पड़ता है। उस रात को हम अमावस्या कहते हैं और अमावस्या को ही हम नए चंद्रमा वाली रात कहते हैं। नए चंद्रमा वाली जो रात है, ये नया शब्द है, ये इंग्लिश का हिंदी वर्जन है, न्यू मून नाइट का हिंदी वर्जन। कभी एग्जाम में पूछ लिया गया कि नए चंद्रमा वाली रात से क्या आशय है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, तो मुझे उम्मीद है बहुत कम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो हमें पता चला है या हमने जाना है या हमने सीखा है कि नए चंद्रमा वाली रात ही अमावस्या कहलाती है। और जिस दिन अमावस्या होती है, अगर मौसम साफ हो तो आकाश हमें बहुत ही प्यारा दिखाई पड़ता है। तो हमें क्लियर हो गया कि पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है। बात करेंगे मानव निर्मित उपग्रह की, तो ये कृत्रिम पिंड होता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ऐसी परिभाषा एनसीईआरटी ने दी है। जैसे आपने सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने वाला है, लोग हटाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ सबको संभाल रही है, तो हमें पहले ही जानकारी हो जाती है, मौसम संबंधी जानकारी हमें पहले हो जाती है। ये हम कृत्रिम उपग्रह से ही प्राप्त करते हैं। ऐसे ही टीवी पे जो हम प्रोग्राम देखते हैं, तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मानव निर्मित उपग्रह क्या है और उसके क्या उपयोग हैं और एक्चुअल उपग्रह क्या है। उल्कापिंड पे आते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का समूह होता है, इन्हें ही हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी ये जो उल्कापिंड है, ये बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे पड़ जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक झील है, नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, शायद लोनार की झील है, जो उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील बताया जाता है, जिसपे उल्कापिंड आके गिरा। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होता है और कई सारे आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये आप देख रहे हैं फिगर में कि ढेर सारे तारों के समूह ने मिलकर बनाया आकाशगंगा, और आकाशगंगा बनाती है, कई सारी आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे उम्मीद है वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? वही खगोलीय पिंड का बेसिक डिफरेंस किस प्रकार के? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम, दिन का नाम याद करके आप बताइएगा।
चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई पड़ता है और ब्रह्मांड क्या है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। वंदे मातरम।